सी माइलस्टोन किस एज पर अचीव होनी चाहिए थी, अचीव हो जाए तो नॉर्मल है, और अचीव ना हो तो ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट डिले हो गया। समझ आ रहा बच्चे? तो डेवलपमेंट डिले हुआ है या नहीं हुआ है, इसका पता तब चलेगा जब हम ये देखेंगे कि नॉर्मल कितना होता है और हमें कितना पता है। ठीक है बच्चे? तो नॉर्मल कितना होता है, हमें कितना पता है, ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। सो हाईएस्ट हीट लॉस, रामकिशन, रेडिएशन बेटा, और बता देंगे आपको सर कभी। ठीक है, गुड। आपने कहा सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, विजिन। आप सबसे पहले हीट लॉस, रामकिशन, रेडिएशन बेटा, और बता देंगे आपको सर कभी। ठीक है, गुड। आपने कहा सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, विजिन। आप सबसे पहले विजिन को देखो कि विजिन के क्या क्या माइलस्टोन होते हैं, और अगर वो माइलस्टोन अचीव नहीं होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चे का विजिन का डेवलपमेंट डिले है। किसका डेवलपमेंट डिले है, विजिन का। विजिन समझते हो ना, दिखाई देने, कब क्या क्या दिखाई देगा और कैसे कैसे देखेगा, किससे पता चलेगा दिखाई देता है, वो सारी चीजें किसमें आएंगी, माइलस्टोन में। तो लेट डिस्कस द फर्स्ट वन इज विजन इंपेयरमेंट। और विजन इंपेयरमेंट के लिए जो सामने आपको जो दिखाई दे रहा है, ये है विजुअल माइलस्टोन्स। क्लियर बच्चे? तो ये जो माइलस्टोन है, वेरी सून आफ्टर बर्थ, आप ये बात समझ लेना कि देखो, फिक्सेशन ऑफ आईज, कोई पूछे किस समय पर होता है, तो आईज का फिक्सेशन पूछे तो आप आंसर देना 1 मंथ। अगर 1 मंथ तक फिक्सेशन नहीं हो रहा, लास्ट टू लास्ट 2 महीने तक हो जाना चाहिए। नहीं, एक बात मैं वापस बता देता हूं, सुन लो। अगर ये माइलस्टोन अचीव नहीं होते हैं, क्या नहीं होते, अचीव नहीं होते हैं, तो फिर ये रेड फ्लैग साइन कंसीडर होते हैं। और रेड फ्लैग साइन होता है खतरे का निशान। और रेड फ्लैग साइन यानी खतरे के निशान होते हैं जिनके बाद आप ये कह सकते हो कि बच्चे का डेवलपमेंट क्या हो गया है, डिले। तो वो कौन सी चीजें होती हैं, ये लास्ट लिमिट होती है, जिसे कहते हैं खतरे का निशान। अगर इसको भी टाइम ड्यूरेशन क्रॉस कर जाए तो ये माना जाएगा कि इसका डेवलपमेंट डिले है। समझ आ रही है? सर क्लियर नहीं दिख रहा? बिल्कुल, मैं लिख तो रहा हूं, क्लियर बेटा दिख, क्रॉस कर जाए तो ये माना जाएगा कि इसका डेवलपमेंट डिले है। समझ आ रही है? सर क्लियर नहीं दिख रहा? बिल्कुल, मैं लिख तो रहा हूं, क्लियर बेटा दिखेगा। अपने मोबाइल का पिक्सल बढ़ा लो, जो आप देख होती हैं, ये लास्ट लिमिट होती है, जिसे कहते हैं खतरे का निशान। अगर इसको भी टाइम ड्यूरेशन क्रॉस कर जाए तो ये माना जाएगा कि इसका डेवलपमेंट डिले है। समझ आ रही है? सर क्लियर नहीं दिख रहा? बिल्कुल, मैं लिख तो रहा हूं, क्लियर बेटा दिखेगा। अपने मोबाइल का पिक्सल बढ़ा लो, जो आप देख रहे हो 360 पे देख लो, क्लियर दिखाई देगा। ठीक है बेटा? कौन सी विजन, बच्चे में 3 महीने पर कौन सी विजन होती है, बाइनोकुलर विजन होती है। वेरी गुड। देन 3 मंथ पे जो होता है वो बाइनोकुलर विजन होता है। कौन सी विजन, बच्चे में 3 महीने पर कौन सी विजन होती है, बाइनोकुलर विजन होती है। 6 मंथ का जो बच्चा होता है, दैट रीच आउट टॉय एक्यूरेटली, खिलौने तक अपने आप पहुंच जाता है, देखकर चलता नहीं है, हाथ को खिलौने तक ले जाता है, अपने हाथों को खिलौने तक पहुंचा लेता है। वो खिलौने तक तभी तो पहुंचेगा जब उसे खिलौना दिखाई देगा। तो 6 मंथ का बच्चा टॉयज को एक्यूरेटली पहचान लेता है। 9 मंथ चाइल्ड लुक फॉर हिडन टॉयज, अगर कोई खिलौने छुपा दो तो वो आंखों से ढूंढ लेता है कहां रखा हुआ है खिलौना। ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूं कौन से, दैट इज द विजन माइलस्टोन। एंड देन 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड पिक्चर मैचिंग, दो सेम पिक्चर को मैच कर सकता है, पहचान सकता है देखने के बाद कि दोनों पिक्चर सेम है। ये याद रखना, 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड। आंसर जो है इसका मतलब है, इसका मतलब है कि पिक्चर मैचिंग जो है, पिक्चर मैचिंग कब करता है, 2 साल का। और 3 साल का बच्चा लेटर मैचिंग कर लेता है। वो वाले लेटर नहीं जो आप लिखते हो, लेटर मतलब है ABCD, ये वाले अल्फाबेट, वो लेटर अलग है जो आप लिखते हो। उनके अभी क्या टाइम चला गया, व्हाट्सएप का जमाना है। ठीक है बच्चे? तो आपने कहा कि ये सारे जो हैं वो कौन से विजुअल माइलस्टोन है, अचीव हो जाएं तो नॉर्मल है, ना अचीव हो तो हम कह देंगे डेवलपमेंट डिले है। कोई पूछे फिक्सेशन ऑफ आइज कब होता है, 1 मंथ पर। फास्ट स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट को कब फॉलो करता है, 6 मंथ पर। स्लो फास्ट जमाना है। ठीक है बच्चे?
तो आपने कहा कि ये सारे जो हैं वो कौन से विजुअल माइलस्टोन है, अचीव हो जाएं तो नॉर्मल है, ना अचीव हो तो हम कह देंगे डेवलपमेंट डिले है। कोई पूछे फिक्सेशन ऑफ आइज कब होता है, 1 मंथ पर। फास्ट स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट को कब फॉलो करता है, 6 मंथ पर। स्लो फास्ट मूविंग को कब फॉलो करता है, 1 साल पर। महीने से 1 साल पर। ये सब जो हैं वो विजुअल माइलस्टोन, अगर ये अचीव हो जाते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं होना चाहिए तो उसके बाद कह देते हैं डेवलपमेंट क्या हो गया है, डिले। टीयर्स कब आते हैं, आफ्टर 2 मंथ टीयर्स कैन बी प्रेजेंट। सुनील डांगर, 2 से 3 महीने के बाद टीयर्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, दोबारा देख लो। दैट इज द फिक्सेशन ऑफ आइज 1 मंथ, और बाइनोकुलर विजन 3 मंथ। 6 मंथ पे एक्यूरेटली पहचान लेता है टॉयज को, 9 मंथ पर हिडन टॉयज को देख लेता है, 2 साल पर पिक्चर मैचिंग कर लेता है, 2 फोटो को मैच कर सकता है, और 3 साल का बच्चा जो है वो 2 लेटर को मैच कर सकता है। ठीक है बच्चे, सो इन दैट कंडीशन आपने कहा नेक्स्ट है विजन के बाद आपने कहा कुछ प्रॉब्लम भी आती है विजन में, बिल्कुल आती हैं, उन्हीं प्रॉब्लम को बता रहा हूं। सबसे पहले है कौन सा, ये बता चुका हूं मैं पहले भी, एक बार फिर देख लो, एम्ब्लोपिया, इसे कहते हैं लेजी आइज। क्या कहते हैं, लेजी आइज। और लेजी आइज रीजन क्या करवा देता है, ब्लड विजन। स्ट्रेसमस क्या बताया था मैंने, मिस अलाइनमेंट ऑफ द आइज इन एनी डायरेक्शन। 2 पॉइंट अलग अलग आंखें देखे, एक पॉइंट को दोनों आंखें ना देखें, उसे क्या कहलाते हैं, स्ट्रेसमस। और इसको अगर आपको क्या करना है डायग्नोस, तो 3 महीने के बाद करना, 3 महीने तक ये नॉर्मल है। अप टू 3 मंथ आफ्टर बर्थ स्ट्रेसमस इज नॉर्मल। आफ्टर 3 मंथ यू कैन डायग्नोज द कंडीशन ऑफ स्ट्रेसमस। याद रहेगा, 3 महीने से पहले लिख के मत दे देना, कहीं तो महंगा है। आपने कहा रिफ्रैक्टिव एपर, आप जानते हो, मायोपिया, हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, ये सब जो हैं ये रिफ्रैक्टिंग एरर है। हिंदी में कहते हैं नियर साइटेड और फार साइटेड, निकट दृष्टि रोग और दूर दृष्टि रोग, नाम तो सुना ही होगा। मायोपिया में माइनस लेंस का यूज होता है, हाइपरमेट्रोपिया में प्लस लेंस का यूज होता है। ये सारे क्या कहलाते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर। अरे हाँ या ना बच्चे, आपने कहा ठीक है सर, माइलस्टोन कैसे याद होंगे बेटा, माइलस्टोन पढ़ने से याद होंगे, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, देन एस्टिग्मस इज कॉज्ड बाय एरर इन द शेप ऑफ कॉर्निया। जब कॉर्निया की शेप में एरर आ जाता है, ये कंडीशन कहलाती है एस्टिग्मेटिज्म। ये सारी जो हैं आई प्रॉब्लम है, हाँ या ना। और मैं चेक क्या कर रहा हूँ, विजन इंपेयरमेंट, तो मुझे ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं बच्चे की आंखों में। समझ आ रहा है मेरी बात को। सो इन दैट कंडीशन आपको ये याद होना चाहिए कि दैट इज द, बिल्कुल कॉनकेव लेंस काम आता है। सो दैट इज द विजन प्रॉब्लम। इसके बाद नेक्स्ट वन है हियरिंग डिसऑर्डर। इसके बारे में सुबह हमने जिक्र किया था, हियरिंग के बारे में याद है, 20 डेसिबल से कम सुनाई देना चाहिए। अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो बच्चे को हियरिंग लॉस है, सुबह बताया था मैंने। क्लियर है, तो इन दैट वन कंडीशन आपने कहा, और आपको हियरिंग में क्या क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, याद रखना। अप टू बर्थ टू 3 मंथ, जन्म से लेके 3 साल तक क्या क्या देखने को मिलेगा अगर उसके हियरिंग नॉर्मल हुई तो। अगर हियरिंग नॉर्मल है तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, स्टार्टल टू लाउड साउंड,
आप जानते हो जब बच्चे के कान के पास जाकर आप तेज साउंड प्रोड्यूस करते हो और ये जो तेज साउंड है उससे बच्चा भौचक्का हो जाता है, ये जो रिएक्शन रिफ्लेक्स कहलाता है, इसे स्टार्टर रिफ्लेक्स कहते हैं। और स्टार्टर रिफ्लेक्स का रेस्पॉन्स देना, इसका मतलब है सुनाई तो देता है तभी तो रेस्पॉन्स कर रहा है। तो स्टार्टर आपको सुनाई देगा कब? अप टू 3 मंथ। क्लियर है बच्चों? गुड। सीम्स टू रिकॉग्नाइज योर वॉइस एंड क्विटन अप क्राइंग। जैसे कि अब आप बच्चा आपकी आवाज सुनकर रोना चुप कर देता है। जैसे माँ की आवाज सुन लेता है तो बच्चा रोता नहीं है, वो आवाज को सुन रहा है माँ की को। इंक्रीज डिक्रीज सकिंग बिहेवियर रेस्पॉन्स टू साउंड। अगर बच्चा सक कर रहा है, आवाज आ रही तो बच्चा और सक करने लग जाता है। ये सब चीजें ये बताती हैं कि सुनाई तो दे रहा है। और ये कब? अप टू 3 मंथ, 3 महीने तक। स्माइल व्हेन स्पोकन टू यू। आप भी जानते हो 3 महीने का बच्चा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मदर, माँ को पहचान भी लेता है एंड सोशल स्माइल भी देता है। तो जब माँ बच्चे से बात करती है मेरा बेटा कैसा है, तो देख के हंसने लगता है, बोला ठीक हूँ। बोलता नहीं है पर समझ रहे हो ना तुम, स्माइल तो कर ही सकता है। तो इन दैट कंडीशन जब माँ उससे बोलती है तो वो स्माइल दिखाता है माँ को, क्योंकि उसको आप जो बोल रहे हो वो सुनाई दे रहा है। समझ बेशक नहीं आ रहा हो पर सुनाई तो दे रहा है। क्लियर बच्चे? सो इन दैट कंडीशन ये जो चीजें हैं अप टू 3 मंथ देखने को मिलेंगी। और अगर ये मुझे मिल रही हैं तो मैं ये कह सकता हूं बच्चे की हियरिंग कैसी है? नॉर्मल। क्लियर है? सो इन दैट कंडीशन नेक्स्ट वन अप टू 4 to 6 कह सकता हूं बच्चे की हियरिंग कैसी है? नॉर्मल। क्लियर है? सो इन दैट कंडीशन नेक्स्ट वन अप टू 4 to 6 मंथ, अप टू 4 to 6 मंथ क्या होगा वो देखो बच्चे। रवि सूर्या क्या पूछना है बच्चे? नहीं बताया सर क्या? ओके। अब मूव आईज इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड। अगर बच्चा 4 से 6 महीने के बीच में है तो अगर आप किसी भी साइड में साउंड प्रोड्यूस करते हो तो बच्चा अपने हेड को उस डायरेक्शन में टर्न कर लेता है जिधर से साउंड आ रहा है। समझ आ रहा है बच्चे? सो इन दैट रेस्पॉन्ड टू चेंज इन टोन। अगर आप बच्चे को डांटते हो तो बच्चा उस डांट को समझता है कि ये टोन अलग है, ये वो वाली टोन नहीं जो डेली बात करती है। तो वो ये समझ जाता है, बच्चा आवाज की टोन को पहचानने लग जाता है। कौन सी स्टेज में, कौन सी एज में? 4 to 6 मंथ ऑफ एज। किसमें बच्चे? 4 to 6 मंथ ऑफ एज। नोटिस टॉय दैट मेक साउंड। जो खिलौने साउंड प्रोड्यूस करते हैं बच्चा उन खिलौनों की तरफ देखने लग जाता है कि उसको साउंड सुनाई दे रही है। एंड पे अटेंशन टू द म्यूजिक। और म्यूजिक की तरफ अटेंशन देता है, यानी कोशिश करता है सुनने की कि क्या चल रहा है। किस एज में? 4 to 6 मंथ। अगर ये सब जो है अगर मिल रहा है तो मैं ये कह सकता हूं हियरिंग माइलस्टोन नॉर्मल है। कैसे हैं? हियरिंग माइलस्टोन कैसा है? नॉर्मल। बात समझ में आ रही है बच्चे? देन आफ्टर आपने कहा 7 to 12 मंथ, 7 से 12 महीने के बच्चे में क्या क्या देखने को मिलेगा? इंजॉय गेम्स लाइक पीकाबू। आपने नाम तो सुना होगा पीकाबू, हिंदी में कहते हैं लुका छुपी, अंग्रेजी में कहते हैं हाइड एंड सीक। अगर आप बच्चे से पीकाबू गेम खेलते हो तो बच्चा आपकी आवाज को सुनता है। पीकाबू क्या होता है आप जानते हो? जैसे बच्चे को कहीं लेटा हुआ है और आप सामने से आके साउंड प्रोड्यूस करते हो तो बच्चा आपको देख के हंसता है। तो पीकाबू गेम के लिए रेस्पॉन्स करता है किस एज में? 7 to 12 मंथ। टर्न एंड लुक इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। बच्चा ये देख लेता है कि साउंड की डायरेक्शन क्या है, साउंड की डायरेक्शन क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप नाम से बुलाओ तो रेस्पॉन्स करता है। किस एज में? 12 मंथ पर। आप नाम से बुलाओगे तो क्या करेगा? रेस्पॉन्स करेगा। पर नाम से मतलब ये नहीं है कि आप बोलो दीननाथ चतुर्वेदी, इतना समझ में नहीं आएगा कि मैं ही हूं दीननाथ चतुर्वेदी। जो घर का निकनेम है वही बोलोगे तो समझ में आएगा उसको। समझ आ रहा बच्चे? देन आफ्टर रिकॉग्नाइज वर्ड फॉर कॉमन लाइक कप, सूद, बुक एंड जूस। इन वर्ड को सुनने लग जाता है, समझने लग जाता है। एंड बिगिंस टू रेस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट। आप जब उसे रिक्वेस्ट करते हो बेटा इधर आओ तो वो आपकी तरफ चलने लग जाता है, या नहीं भी चलता है तो देखता है कि कहां से बुला रहे हैं मुझे। 12 महीने का बच्चा चल सकता है, इसमें आप भी सहमत हो जाओ। 12 month old child कैन वॉक।
रेस्पॉन्स कर सकता है, चल भी सकता है और उधर देख भी सकता है जहाँ से आप बुला रहे हैं। किस एज में? 7 से 12 महीने की एज में। क्लियर बच्चे? देन आफ्टर 12 टू 20 भी सकता है और उधर देख भी सकता है जहाँ से आप बुला रहे हैं। किस एज में? 7 से 12 महीने की एज में। क्लियर बच्चे? देन आफ्टर 12 टू 24 मंथ, 12 से 24 महीने का बच्चा क्या करेगा? पॉइंट ए पिक्चर इन बुक व्हेन नेम्ड। आप बच्चे के सामने बुक रखो, बेटा बोलो पपाया कहाँ है, तो वो दिखा देगा ये रहा पपाया। बेटा बताओ टीथ कहाँ है, बता देगा ये रहे टीथ। क्लियर है? आप जो कमांड दे रहे हो वो सुन रहा है। पॉइंट ए फ्यू बॉडी पार्ट्स, आपका बच्चा अपने शरीर के 1-2 बॉडी पार्ट के नाम बता देगा। जब आप पूछोगे बेटा वेयर योर टीथ, बता देगा दांत कहाँ है। बेटा वेयर योर ईयर, कान कहाँ है, आंख कहाँ है, डेमो देने लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना? किस एज में? 12 से 24 महीने। फॉलो सिंपल कमांड, जो सिंपल कमांड है उनको फॉलो करना लगता है। बेटा एक किसी देना, तो बच्चा किसी दे देगा, आ जाओ लो किसी लो। किस एज में? 12 साल के बच्चे। समझ में आ रहा है? सॉरी 12 महीने का, 12 से 24 महीने का बच्चा जो है वो आपकी सिंपल रिक्वेस्ट को, कमांड को समझने लग जाता है और रेस्पॉन्स भी करने लग जाता है। समझ आ रहा है बच्चे? देन लिसन टू सिंपल स्टोरी सॉन्ग एंड राइम्स। वो सॉन्ग मतलब गम भरे सॉन्ग, गम भरे सॉन्ग नहीं है कि पता चला कान में ईयरफोन लगा के मोहम्मद रफी को सुन रहा है, ऐसा नहीं करता। पर जो सिंपल सॉन्ग है उन्हें सुनने लग जाता है, स्टोरीज को भी सुनता है जब माँ बोलती है, और राइम सुनता ही है बच्चा। समझ आ रहा है? सो इन दैट कंडीशन आपने कहा ये सारे कौन से माइलस्टोन पढ़ाए मैंने? ये सारे हैं हियरिंग माइलस्टोन। याद रहेगा बच्चे? तो हियरिंग माइलस्टोन, देन आफ्टर कंडीशन, आफ्टर हियरिंग द नेक्स्ट वन स्पीच। हियरिंग माइलस्टोन याद रहेगा बच्चे? तो हियरिंग माइलस्टोन, देन आफ्टर, एक बार मैं वापस से लिख देता हूं, वैसे आप सबको मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी देखो। कूज 3 मंथ, कूज 3 मंथ, याद रहेगा? गुड। लाफ लाउडली, किलकारी कहते हैं इसको, 4 मंथ। क्लियर बच्चे? मोनोसिलेबिक साउंड, वेरी गुड, 6 मंथ। कौन सा बच्चे? 6 मंथ। देन बाई सिलेबल साउंड, 9 मंथ। क्लियर है? देन 1 to 2 वर्ड, 1 से 2 वर्ड्स, 12 मंथ। 8 to 10 वर्ड्स बोलने लग जाता है, 18 मंथ्स। 2 ईयर मतलब देख कह सकता है 2 to 3 वर्ड सेंटेंस, 2 to 3 वर्ड सेंटेंस, 2 ईयर्स। क्लियर है? कूज प्रोड्यूस करता है 3 महीने का बच्चा। लाफ लाउडली 4 मंथ। मोनोसिलेबिक साउंड दा, मा, पा। बाई सिलेबल दादा, मामा, बाई सिलेबल। क्लियर है? 1 से 2 वर्ड, मम्मी, 12 महीने। 8 से 10 वर्ड, 18 महीने। 2 से 3 वर्ड का सेंटेंस, 2 साल, मम्मी भूख लगी, 2 से 3 वर्ड। किस एज में? 2 साल का बच्चा। क्लियर? समझ में आया बच्चे? ये क्या पढ़ रहे हैं हम? दे पढ़ रहे हैं स्पीच या लैंग्वेज का डेवलपमेंट। किसका पढ़ रहे हैं? स्पीच या लैंग्वेज का डेवलपमेंट। क्लियर है? देन आफ्टर आस्क क्वेश्चन, 3 ईयर, 3 साल का बच्चा क्वेश्चन पूछने लग जाता है, मम्मी कहाँ है? सिंपल क्वेश्चन है। सिंग ए सॉन्ग, 4 ईयर, 4 साल का बच्चा गाने गाने लग जाता है। आस्क मीनिंग, मीनिंग पूछना, 4 ईयर, 4 साल का बच्चा गाने गाने लग जाता है।
आस्क मीनिंग, मीनिंग पूछना शुरू करता है बच्चा 5 ईयर्स। इसका मतलब क्या है? ऐसे चीजें पूछता है 5 साल का बच्चा। ये सब जो है देखो, मीनिंग पूछना शुरू करता है बच्चा 4 ईयर। पूछने लग जाता है मम्मी कहाँ है, सिंपल क्वेश्चन है। सिंग ए सॉन्ग 4 ईयर, 4 साल का बच्चा गाने गाने लग जाता है। आस्क मीनिंग, मीनिंग पूछना शुरू करता है बच्चा 5 ईयर्स। इसका मतलब क्या है? ऐसे चीजें पूछता है 5 साल का बच्चा। ये सब जो है देखूज मतलब कू, कू मतलब मुंह से आने वाली पहली आवाज, कू किलकारी वाली, किलकारी से पहले वाली, ठीक है बच्चे। तो ये सब जो चीजें हैं दैट है, ये कोई मैनोमिक, बेटा वसीम रंगरेज मेरी बात सुनो, मैनोमिक्स जो होते हैं ये जुगाड़ होते हैं। और जुगाड़ से है ना, मैं तुम्हें बना रहा हूं मर्सिडीज और तुम बन रहे हो जुगाड़। समझ में आ रहा है? तो मैनोमिक्स, ट्रिक, जुगाड़, इसके भरोसे नहीं चलता काम बेटा। आपको जुगाड़ नहीं देखनी, आपको रॉयल्स रॉयल बनना है। 3 ईयर सिंग ए सॉन्ग, 4 साल का डिसऑर्डर है परवेजिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसमें कौन से डिसऑर्डर आते हैं? वो जिनमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ सोशल स्किल, इनमें मेनली वो बच्चे आते हैं जिनमें कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती या पुअर होती है, और या जिनकी सोशल स्किल पुअर होती है। तो पूछा जाए ऑटिज्म का कौन सी कैटेगरी डिसऑर्डर है, क्या आंसर बोलोगे? परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। कौन सा बच्चे? परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। क्लियर है? और परवेसिव डेवलपमेंट में कौन सी प्रॉब्लम आती है? जिनमें ऑटिज्म यानी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है और सोशल प्रॉब्लम है। मन में ये आता है सर कम्युनिकेशन, वेरी गुड। कम्युनिकेशन दो टाइप का है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। बहुत बढ़िया बच्चे, आराम से पढ़ो, सब आएगा आज। वर्बल एंड नॉन वर्बल। इसने पूछा कौन सा कम्युनिकेशन गया, मैंने कहा दोनों गए, ना बचा वर्बल और ना बचा नॉन वर्बल। तो जिसको ऑटिज्म होता है उसके वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही पुअर होते हैं। क्लियर है? तो इन दैट कंडीशन ये बच्चा जा रहा है ऑटिज्म में। ऐसा कहते हैं ऑटिज्म का पता बहुत जल्दी चल जाता है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 साल से पहले डायग्नोस हो जाता है ऑटिज्म का। क्लियर है? तो ऑटिज्म का आपको ये बता देना है कि डेवलपमेंट जो पता है, डायग्नोस है, वो 3 साल से पहले हो जाता है। 2 साल पे भी हो सकता है, 1.5 पर भी और 2.5 पर भी। क्लियर है? तो आपने कहा चलो ठीक है, परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर हुआ। और बताइए ऑटिज्म के बारे में। और ऑटिज्म के बारे में आप जो देख रहे हो कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं ऑटिज्म के, ठीक है बच्चे। दैट इनएबिलिटी टू यूज स्पोकन लैंग्वेज, ना तो बोल पाए ढंग से। कौन सा बच्चा? ऑटिज्म का। एक्सट्रीम सेंसिटिव होता है बच्चा। कौन सा बच्चा? ऑटिज्म वाला। लोअर आईक्यू, ज्यादातर ऐसा होता है कि इसका आईक्यू पुअर होता है। क्लियर बच्चे? कैसा होता है आईक्यू? आईक्यू इसका पुअर होता है। एंड रिपीटेटिव बिहेवियर, स्टार बना लेना। कैसा बिहेवियर होता है? रिपीटेटिव बिहेवियर। किसका? ऑटिज्म वाले बच्चे का। दैट आर द विच वन? इनएबिलिटी टू स्पीच, एक्सट्रीम सेंसिटिव, लो आईक्यू और रिपीटेटिव बिहेवियर। किस बच्चे का? किस बच्चे का? आंसर है ऑटिज्म वाले बच्चे का। आपने कहा ऑटिज्म वाले बच्चे में और क्या क्या देखने को मिलेगा सर, क्लिनिकल फीचर क्या हो सकते हैं? तो मैं बता दूंगा, लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन भी पुअर हैं। लैक ऑफ आई कांटेक्ट। क्लियर है? लैंग्वेज पुअर डेवलपमेंट। क्लियर है? देन रिपीटेटिव बिहेवियर। कौन सा? इकोलेलिया, स्टार बना लेना।
ऑटिज्म वाले बच्चे में इकोलेलिया पाया जाता है। इकोलेलिया, बार बार आवाज को रिपीट करना। समझ आ रहा है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन और क्या क्या इसमें हो सकता है, ये बच्चा एक्सेसिव टेम्पर टेंड्रम, एक्सेसिव टेम्पर टेंट्रम दिखाता है। ये सारे साइन जो हैं वो किसके बता रहा हूं मैं? ऑटिज्म के बारे में। समझ आ रहा है बच्चे? दैट ऑल आर द कंडीशन। आपने कहा क्या कर सकते हैं? दवाई इसके लिए बनी अभी तक नहीं है कोई। एक बात बता दूं, ऑटिज्म इज इनक्यूरेबल कंडीशन, पूरी तरीके से कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ऑटिज्म को पूरी तरीके से ठीक करना इम्पॉसिबल है। तो फिर आप क्या क्या कर सकते हो? तो आप इसको स्पीच थेरेपी दे सकते हो, आप इसको प्ले थेरेपी दे सकते हो, आप इसको सोशल स्किल थेरेपी भी दे सकते हैं और बिहेवियर थेरेपी भी दे सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं यही इसका इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। इस बच्चे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि ये कभी जिंदगी में पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकता। टेम्पर टेंड्रम क्या होता है? फॉर नर्स प्रिपरेशन, टेम्पर टेंड्रम एक्सेसिव एग्रेसिवनेस ऑफ चाइल्ड। बच्चा जो जिद्दी होता है उसे कहते हैं क्या? क्या कहते हैं बच्चे? दैट इज द ऑटिज्म। तो विच वन इज टेम्पर? हाँ, ये अपनी दुनिया कौन सी है बच्चे? लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी यानी इस बच्चे का ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका आईक्यू कम है, नहीं, इसका आईक्यू इवन ज्यादा हो सकता है, पर फिर भी इनमें लर्निंग प्रॉब्लम आ रही है। ये बच्चे एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो पुअर है, फिर भी इनमें लर्निंग प्रॉब्लम। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका आईक्यू कम है, नहीं, इसका आईक्यू इवन ज्यादा हो सकता है, पर फिर भी इनमें लर्निंग प्रॉब्लम आ रही है। ये बच्चे एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो पुअर है, एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर है, जबकि इनका आईक्यू पूरी तरीके से नॉर्मल, इवन बेटर देन नॉर्मल है। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना बच्चे? तो इन दैट कंडीशन, आपने मूवी देखी तारे जमीन पर, ईशान अवस्थी, तारे जमीन पर, वेरी गुड। तारे जमीन पर जो है वो मूवी किसके बारे में? लर्निंग डिसेबिलिटी, वो है डिसलेक्सिया के बारे में। तो अब टोटल हम आज कितनी लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ेंगे? टोटल 3 पढ़ेंगे। और याद रखना, इन बच्चों का आईक्यू कम नहीं होता, इवन बेटर होता है, पर फिर भी इनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर आती है क्योंकि इनको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। आज समझ में आ रही है बच्चे? तो बिल्कुल आपने कहा ठीक है। पहली लर्निंग कौन सी डिसेबिलिटी है? आंसर है डिसलेक्सिया। नाम याद रखना, कौन सी है बच्चे? डिसलेक्सिया। और इसे कहते हैं रीडिंग डिसेबिलिटी, पढ़ने में प्रॉब्लम है, लिखने में नहीं, पढ़ने में प्रॉब्लम है, वर्ड को पहचानने में प्रॉब्लम है, इस प्रकार की डिसेबिलिटी कहलाती है डिसलेक्सिया। और इसे कहते हैं रीडिंग डिसेबिलिटी। दोबारा बोलो, क्या कहते हैं? रीडिंग डिसेबिलिटी। समझ आ रहा है बच्चे? तो आपने कहा लेटर एंड वर्ड रिकॉग्नाइजेशन, इसको प्रॉब्लम होती है क्या पहचानने में? वर्ड और लेटर को पहचानने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे बच्चों को डिसलेक्सिया होता है। समझ आ रहा है? आपने कहा अंडरस्टैंडिंग द वर्ड एंड आइडिया, इनमें भी इनको क्या होती है? प्रॉब्लम। इन सब चीजों में इनको प्रॉब्लम होगी, तभी तो क्या कहेंगे? डिसलेक्सिया। तो ना वर्ड को पहचान पाना, ना वर्ड को समझ पाना। रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी, रीडिंग स्पीड जो होती है वो बहुत फास्ट हो सकती है और बहुत स्लो हो सकती है, पर नॉर्मल नहीं होगी। फास्ट होगी तो भी प्रॉब्लम है और स्लो होगी तो भी प्रॉब्लम है, हाँ या ना? एंड जनरल वोकेबुलरी स्किल, इसके पास वोकेबुलरी जो है वो लिमिटेड होती है। तो दैट द चाइल्ड इज नोन एज डिसलेक्सिया, इसे कहते हैं रीडिंग डिसेबिलिटी। क्या कहते हैं बच्चे? रीडिंग डिसेबिलिटी। आईक्यू कैसे चेक करते हैं? कैसी बात कर रहा है बच्चे? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अभी तक यही हो क्या आईक्यू वाले? लक्ष्मण कटारा, ऐसा मत कर बच्चे, ये सबको पता है। तो आपने कहा इन दैट कंडीशन, इसे कहते हैं डिसलेक्सिया यानी रीडिंग डिसेबिलिटी। अगला है डिस्ग्राफिया, रिटर्न
लैंग्वेज डिसेबिलिटी। लिखने में प्रॉब्लम है तो क्या कहलाएगा? डिस्ग्राफिया। पढ़ने में प्रॉब्लम है, डिसलेक्सिया। पढ़ने की प्रॉब्लम डिसलेक्सिया, लिखने की प्रॉब्लम डिसग्राफिया। आपने कहा लिखाई कैसी होगी? नीटनेस एंड कंसिस्टेंसी, यानी राइटिंग अच्छी नहीं होगी। ठीक है बच्चे। एक्यूरेटली कॉपिंग लेटर एंड वर्ड, पूरी वर्ड को कॉपी नहीं कर पाता बच्चा। क्लियर है? देन स्पेलिंग कंसिस्टेंसी, स्पेलिंग कंसिस्टेंसी, स्पेलिंग मिस्टेक ज्यादा होती हैं लिखने में। एंड राइटिंग ऑर्गेनाइजेशन, और प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से एक सीधी लाइन में नहीं लिख सकता। कौन सा बच्चा? डिस्ग्राफिया। समझ आ रहा है? तो जो डिस्ग्राफिया है दैट इज द लैंग्वेज डिसेबिलिटी। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले कौन सी थी? डिसलेक्सिया। उसके बाद कौन सी है? डिस्ग्राफिया। और अगला है मैथमेटिक की प्रॉब्लम, डिसकैलकुलिया, और ये कहलाती है मैथ डिस। कौन सा बच्चा? डिस्ग्राफिया। समझ आ रहा है? तो जो डिस्ग्राफिया है दैट इज द लैंग्वेज डिसेबिलिटी। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले कौन सी थी? डिसलेक्सिया। उसके बाद कौन सी है? डिस्ग्राफिया। और अगला है मैथमेटिक की प्रॉब्लम, डिसकैलकुलिया, और ये कहलाती है मैथ डिसेबिलिटी। क्या कहलाता है बच्चा? मैथ डिसेबिलिटी कहते हैं। तो मैथ डिसेबिलिटी में आपने कहा कौन कौन सी हैं? सबसे पहले डिफिकल्टी लर्निंग मैथमेटिकल कंसेप्ट। मैथ पाइथागोरस प्रमेय समझ में नहीं आती इसको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ab, ये समझ नहीं आता इसको। ये सब चीजें मैथ में इसे समझ नहीं आती। ये वही बच्चे जिनके लिए घर वाले कहते हैं बाकी सब तो ठीक है, मैथ कमजोर है इसका। साइंस तो अच्छी है पर मैथ में थोड़ा सा पुअर है। पुअर नहीं है, इसको डिसकैलकुलिया है। समझ आ रहा है ना बच्चे? तो आपने कहा इन दैट कंडीशन मेमोराइजिंग मैथमेटिकल फैक्ट, इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले याद नहीं होते, ये बच्चा कहलाता है डिसकैलकुलिया। क्लियर? देन डिफिकल्टी ऑर्गेनाइज नंबर, ये 1 से 100 नंबर दे दो तो इसे ये नहीं पता होगा कौन सा नंबर किसके बाद आएगा, कौन सा नंबर किसके पहले आएगा। समझ आ रहा बच्चे? तो ये जो कंडीशन है, ये डिफिकल्टी ऑर्गेनाइज, ये नंबर को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। देन पुअर नंबर सेंस, इसमें नंबर सेंस भी क्या होता है? पुअर। ये सारी कहलाती हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया। समझ आया बच्चे? ऑल द थिंग वी आर डिस्कसिंग, नेक्स्ट कंडीशन वी आर डिस्कसिंग नेक्स्ट, न्यूरोमोटर इंपेयरमेंट। न्यूरोमोटर में आप भी जानते हो मोटर जो है वो मूवमेंट से रिलेटेड है। मोटर एक्टिविटी जो होती हैं वो मूवमेंट से रिलेटेड होती हैं। समझ आया बच्चे? तो मूवमेंट से रिलेटेड यानी कि आपने कहा इसमें मेन प्रॉब्लम कौन सी आती है? न्यूरोमोटर इंपेयरमेंट इज, वो मूवमेंट से रिलेटेड होती हैं। समझ आया बच्चे? तो मूवमेंट से रिलेटेड यानी कि आपने कहा इसमें मेन प्रॉब्लम कौन सी आती है? न्यूरोमोटर इंपेयरमेंट इज न्यूरोलॉजिकली ब्रेन या स्पाइनल कोड डैमेज हो रहा है एंड अफेक्ट द चाइल्ड एबिलिटी टू मूव वन टू अनदर बॉडी पार्ट। देखो बच्चे दोबारा सुनो, ब्रेन, स्पाइनल कोड या मसल्स की प्रॉब्लम की वजह से अगर बच्चा अपने बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट नहीं करा पाता या खुद मूवमेंट नहीं ढंग से नहीं कर पाता, इस प्रकार की प्रॉब्लम न्यूरोमोटर प्रॉब्लम कहलाती है। किस किस की प्रॉब्लम? या तो ब्रेन की प्रॉब्लम या स्पाइनल कोड की प्रॉब्लम या मसल्स की प्रॉब्लम। इनकी प्रॉब्लम की वजह से अगर बच्चा प्रॉपर अपने बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट नहीं करा पा रहा है तो ये कंडीशन कहलाती है न्यूरोमोटर। और न्यूरोमोटर का बेस्ट एग्जांपल है सेरेब्रल पाल्सी। क्या बच्चे? सेरेब्रल पाल्सी। वर्ड है सेरेब्रल पाल्सी, दो वर्ड से मिलके बना है। जैसे एंजाइना पेक्टोरिस, वैसे वर्ड क्या है? सेरेब्रल पाल्सी। यानी कॉज कहां है? सेरेब्रल। और अफेक्ट कहां है? पाल्सी। और अफेक्ट क्या आया है? लैक ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल ओवर मसल्स। मसल्स के ऊपर नर्वस सिस्टम का कंट्रोल पुअर हो गया है और स्ट्रेंथ भी पुअर हो गई है। इस प्रकार की कंडीशन को कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी। रीजन क्या है? नर्वस सिस्टम का, और असर किस पर पड़ रहा है? मसल्स पर। तो नाम क्या पड़ेगा? सेरेब्रल पाल्सी।
क्या नाम पड़ेगा? सेरेब्रल पाल्सी। कंडीशन समझ आया बच्चे? तो अब हम देख रहे हैं सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। आप जानते हो सेरेब्रल पाल्सी 3 टाइप की होती है। मैं एक बार बता देता हूं टाइप सेरेब्रल पाल्सी के। सेरेब्रल पाल्सी के बारे में आप जानते हो सेरेब्रल पाल्सी 3 टाइप की होती है। मैं एक बार बता देता हूं टाइप सेरेब्रल पाल्सी के। डिटेल में तो नहीं जाएंगे पर आपको टाइप से पता होना चाहिए। पहला है स्पास्टिक या पिरामिडियल सेरेब्रल पाल्सी। दूसरा है एक्स्ट्रा पिरामिडियल सेरेब्रल पाल्सी। और थर्ड वन है मिक्स्ड सेरेब्रल पाल्सी। क्लियर बच्चों? तो ये सब जो चीजें हैं ये आपको याद रखनी है। स्पास्टिक है, एक्स्ट्रा पिरामिडियल है और कौन सी है? मिक्स। सबसे कॉमन कौन सी होती है? दैट इज द 60% ऑफ टोटल सेरेब्रल पाल्सी, 25% of total cerebral palsy and 15% of total cerebral palsy. I hope so समझ आ रहा है? अरे हाँ है ना बच्चे? तो इन दैट कंडीशन तो आपने कहा कि ये टाइप्स हैं। अब सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं कौन सा? स्पास्टिक वाला। बड़ा कॉमन है। आपने नीचे के जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक बात आप देखो कि ये जो कंडीशन है इसमें लोअर एक्सट्रीमिटीज अफेक्ट हो रही है। कौन सी एक्सट्रीमिटी अफेक्ट है? लोअर। लोअर एक्सट्रीमिटीज अफेक्ट है, दोनों पैरों में स्पास्टिक आ गया है और दैट इज द डाईप्लेजिया। स्पास्टिक डाईप्लेजिया, क्या बोलेंगे इसको? स्पास्टिक डाईप्लेजिया। यहां एक तरफ वन साइड बॉडी जो है उसमें सेरेब्रल पाल्सी है तो ये कहलाएगा हेमीप्लेजिया। बात समझ आ रहा है ना बच्चे? ये हेमीप्लेजिया यहां चारों में है इन्वॉल्वमेंट, ये कहलाएगा क्वाड्रीप्लेजिया। क्या कहलाएगा? क्वाड्रीप्लेजिया। तो स्पास्टिक डाईप्लेजिया, हेमीप्लेजिया एंड क्वाड्रीप्लेजिया, दे ऑल आर द टाइप ऑफ द स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। बात समझ में आ रही है? किसके टाइप में? ये स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के टाइप। क्लियर? ओके गुड। देन आफ्टर आपने कहा अगर किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी, बात समझ में आ रही है? किसके टाइप में? ये स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के टाइप। क्लियर? ओके गुड। देन आफ्टर आपने कहा अगर किसी बच्चे को सेरेब्रल, बात समझ में आ रही है? किसके टाइप में? ये स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी के टाइप। दे ऑल आर द टाइप ऑफ द स्पास्टिक सेरेब्रल और दैट इज द प्लेजिया। यहां चारों में है इन्वॉल्वमेंट, ये कहलाएगा क्वाड्रीप्लेजिया। क्या कहलाएगा? क्वाड्रीप्लेजिया। तो स्पास्टिक डाईप्लेजिया, हेमीप्लेजिया एंड क्वाड्रीप्लेजिया, दे ऑल आर द टाइप ऑफ द स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। याद रहेगा? तो जो सीजर गेट है ये किसका साइन चल रहा है? ये क्या है? दैट इज द इक्विनस। पाल्सी मूवमेंट प्रॉब्लम यानी मोटर प्रॉब्लम, इसलिए ये न्यूरोमोटर के अंदर आता है। कौन? सेरेब्रल पाल्सी। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। आपने कहा ये जो चल रहा है ये क्या है? दैट इज द इक्विनस। हिंदी में कहते हैं इसको टोज वॉकिंग, पंजे पे चल रहा है। ये सारे साइन किसके हैं बच्चे? आंसर है सेरेब्रल पाल्सी। किसके साइन है? सेरेब्रल पाल्सी। याद रहेगी बात? तो ये सब जो है इस बच्चे को चलने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए एज ए नर्स आपको इसके मोबिलाइजेशन का विशेष ख्याल रखना चाहिए, इसके मूवमेंट का ख्याल रखना चाहिए। जरूरत के हिसाब से इसे आप व्हील चेयर दे सकते हो, बैसाखी दे सकते हो, वॉकर दे सकते हो, जो भी देना है, क्योंकि ये बच्चा नॉर्मल चलने में प्रॉब्लम है इसमें। समझ आ रहा है बच्चे? तो इन दैट कंडीशन आपने कहा, हमने पढ़ा है कौन सा? न्यूरोमोटर। आपको मैंने बताई थी 3 फिंगर टेक्निक। कौन सी टेक्निक? सेरेब्रल पाल्सी होता है वो जो है उस बच्चे को 3 फिंगर टेक्निक यूज में ली जाती है।
खाना खिलाने के लिए। क्लियर बच्चे? तो क्लास का कब तक है, तो मैं बता दूं लास्ट क्लास जो है मैक्सिमम अप टू 10:20 या 10:30, 10:30 लास्ट। ठीक है बच्चों, तब तक आप पढ़ लो। सो इन दैट कंडीशन 3 फिंगर टेक्निक काम में आ रही है किस बच्चे के लिए? सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे के लिए, हाँ या ना? पैराप्लेजिया, बिल्कुल पैराप्लेजिया कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, डायप्लेजिया लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज। क्लियर बच्चे? सो नेक्स्ट कंडीशन आपने कहा द मोटर डिले। मोटर आप जानते हो, मोटर फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर दो होते हैं। कौन कौन से? ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर वो होते हैं जिसमें लार्ज मसल्स काम में आती हैं, और फाइन मोटर वो होते हैं जिनमें लेस मसल्स काम आती हैं। जिनमें कम मसल्स काम आती हैं वो फाइन मोटर होते हैं, जिनमें ज्यादा मसल्स काम में आती हैं वो है, क्या कहते हैं उसे? कहते हैं बच्चे ग्रॉस मोटर। को ये चैप्टर तो आज ही कराना है बिकॉज टुमारो आई एम नॉट अवेलेबल। ठीक है बच्चे, तो आपको आज ही करना है चैप्टर। तो आपने कहा मोटर जो डेवलपमेंट है वो दो टाइप के होते हैं, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कौन सा बच्चे? नाउ वी डिस्कस द ग्रॉस मोटर। नंबर फर्स्ट, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, वो याद रखना। सबसे पहले नेक होल्डिंग। नेक होल्डिंग कब स्टार्ट होती है? आंसर 3 मंथ। क्लियर? रोल ओवर इन बेड, बेड में घूमना, बेड में चक्कर लगाना, दैट इज द 5 मंथ। समझ आ रहा है बच्चे? गुड। सिट विद सपोर्ट 5 मंथ। सिट विदाउट सपोर्ट 8 मंथ। क्लियर बच्चे? तो आपने कहा दोबारा देखो, नेक होल्डिंग 3 मंथ, रोल ओवर बेड 5 मंथ, सिट इन सपोर्ट 5 मंथ, सिट विदाउट सपोर्ट 8 मंथ, स्टैंड। तो नेक होल्डिंग 3 मंथ, रोल ओवर बेड 5 मंथ, सिट इन सपोर्ट 5 मंथ, सिट विदाउट सपोर्ट 8 मंथ, स्टैंड। दोबारा देखो, नेक होल्डिंग 3 मंथ, रोल ओवर बेड 5 मंथ, सिट इन सपोर्ट 5 मंथ, सिट विदाउट सपोर्ट 8 मंथ, स्टैंड। दोबारा देखो, नेक होल्डिंग 3 मंथ, रोल ओवर बेड 5 मंथ, सिट इन सपोर्ट 5 मंथ, सिट विदाउट सपोर्ट 8 मंथ, स्टैंड विद सपोर्ट 10 मंथ, विदाउट सपोर्ट 11 मंथ, वॉक 12 मंथ, रन 18 मंथ, ट्राईसाइकिल 3 ईयर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है बच्चे? क्लियर है? सो इन दैट कंडीशन आपने कहा स्टैंड विद सपोर्ट 10 मंथ, विदाउट सपोर्ट 11 मंथ। क्लियर है? देन वॉक इन कॉलेज 12 मंथ, रन 18 मंथ, ट्राईसाइकिल इज 3 मंथ। एक बार वापस से रिवीज कर लेते हैं। ग्रॉस मोटर में नेक होल्डिंग 3 मंथ, रोल ओवर इन बेड। पूछे फाइन मोटर में, फाइन मोटर। क्लियर है? फाइन मोटर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। सबसे पहले पूछे फाइन मोटर में दैट द स्पून फीडिंग, एटीन मंथ। कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है बच्चे? देन टर्न पेज 18 मंथ। क्लियर? देन 2 to 3 ब्लॉक टावर 18 मंथ, 6 ब्लॉक टावर 2 ईयर, सर्किल को कॉपी करना 3 ईयर,
क्रॉस को कॉपी करना 4 इयर्स, ट्राइंगल को कॉपी करना 5 इयर्स। ये सब याद रखना है। क्लियर बच्चे? तो दैट इज द स्पून फीडिंग 18 मंथ, टर्न पेज 18 मंथ, 2 to 3 ब्लॉक टावर 18 मंथ, 6 ब्लॉक टावर 2 ईयर, सर्किल 3 साल, क्रॉस कॉपी करना है 4 साल पे, और ट्राइंगल कॉपी हो रहा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन सा है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्लियर? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सबसे पहले एट 3 मंथ फॉलो मूविंग ऑब्जेक्ट, और उसे डिस्कवर होता है हाथों का। 3 महीने पर उसे पता पड़ता है हाथ क्या होते हैं और किस काम में आते हैं। समझ में आ रहा है? 3 महीने पता पड़ता है। 3 to 6 मंथ पर स्मॉल इंटरेस्ट इन स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट होने लगता है। 6 to 12 मंथ में लुक एट मिरर एंड स्माइल, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पूछा जाए मिरर इमेज को स्माइल कब करेगा? आंसर है 6 to 9 मंथ। क्लियर बच्चे? अरे हाँ या ना? सो दैट इज द विच डेवलपमेंट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्लियर? देन आफ्टर 18 to 24 मंथ में प्ले विद मैनी ऑब्जेक्ट, एक साथ कई खिलौनों से खेलने लग जाता है। हाँ या ना? तो इन दैट कंडीशन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर इमिटेट में प्ले विद। क्लियर बच्चे? अरे हाँ या ना? सो दैट इज द विच डेवलपमेंट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्लियर? देन आफ्टर, तो इन दैट कंडीशन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर इमिटेट एनिमल्स। आप याद रखना 18 मंथ का बच्चा है वो इमिटेट करता है पेरेंट्स को। किसे इमिटेट करता है? पेरेंट्स को। कौन सा बच्चा? दैट इज द 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड। तो बच्चे के सामने ऐसा कुछ ना करें कि बच्चा आपको इमिटेट करके बाहर दिखा दे कि आप ऐसा करते हो। समझ में आ रहा है ना बच्चे? तो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। 3 साल का बच्चा अपने 3 से 4 बॉडी पार्ट्स के नाम बता देता है। क्लियर है? और कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपने कहा 5 to 6 ईयर कैन ऑर्डर ऑब्जेक्ट बाय साइज। तो दिस ऑल द थिंग वी डिस्कस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको वो दोबारा बोल देता हूँ, सब कुछ नहीं पढ़ना, कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो, अप टू 3 मंथ द चाइल्ड कैन यूज द हैंड, उसे हाथ किस काम में आते हैं ये पता चल जाता है। एंड 6 to 9 मंथ पे चाइल्ड मिरर इमेज को बाय बाय करने लग जाता है, देखकर स्माइल करने लग जाता है। देन आफ्टर बच्चा पेरेंट्स को इमिटेट करता है 18 मंथ पर। अरे है ना? और 3 साल के बच्चे के पास 10 बॉडी पार्ट्स के नाम याद होते हैं। समझ में आया? क्लियर? तो इन दैट कंडीशन नेक्स्ट वन इज ए। 3 साल के बच्चे के पास 10 लग जाता है, देखकर स्माइल करने होते हैं। समझ में आया? क्लियर? तो इन दैट कंडीशन नेक्स्ट वन इज ADHD। कौन सा बच्चे? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। नाम तो दैट कंडीशन नेक्स्ट वन इज, और 3 साल के बच्चे के पास 10 बॉडी पार्ट्स के नाम याद होते हैं। समझ में आया? क्लियर? तो इन दैट कंडीशन नेक्स्ट वन इज ADHD। कौन सा बच्चे? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। नाम तो सुना ही होगा। आपने कहा इसमें क्या है बच्चे? इसमें 3 कैरेक्टर हैं जो मेन। सबसे पहला ये बच्चा क्या होगा? हाइपर एक्टिव। क्या होगा? हाइपर एक्टिव। दूसरा ये बच्चा होगा इन अटेंशन। इस बच्चे में अटेंशन करने की कैपेसिटी नहीं होती या पुअर होती है। और थर्ड होता है इम्पल्सिव, बिना सोचे समझे डिसीजन लेने वाला, इम्पल्सिवनेस, गुस्से में। ये 3 चीजें हैं जो ADHD वाले इंसान में पाई जाती हैं। ये हाइपर एक्टिव होता है, इन अटेंशन होती है, और इसमें इम्पल्सिवनेस होती है।
समझ आ रहा बच्चे? तो इन दैट कंडीशन हाइपर एक्टिव इनअटेंशन और इम्पल्सिवनेस, आपने कहा मेनली में इम्पल्सिवनेस होती है। समझ आ रहा बच्चे? तो इन दैट कंडीशन हाइपर एक्टिव इनअटेंशन और इम्पल्सिवनेस, आपने कहा मेनली कौन से होते हैं? इनएक्टिव, हाइपर एक्टिव और इनअटेंशन। कौन कौन से होते हैं? हाइपर एक्टिव और इनअटेंशन। क्लियर है? तो आपने कहा सबसे पहले ये बताओ, जो एडीएचडी वाले बच्चे हैं क्या इनका आईक्यू पुअर होता है? नहीं नहीं नहीं, इनका आईक्यू पुअर नहीं होता, आईक्यू तो नॉर्मल है। ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनाटॉमिकल नो प्रॉब्लम इन एडीएचडी। एनाटॉमिकली एडीएचडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप तो ये मान के चलो कि ये केमिकल लोचा है। कौन? एडीएचडी इज कॉमिक इज द केमिकल लोचा। क्लियर बच्चे? तो इन दैट कंडीशन केमिकल भी कौन सा है? नाम भूलना मत, डोपामाइन। डोपामिन की कमी होना एडीएचडी का मेन कॉज होता है। डोपामिन का कमी होना, डोपामिन का कमी होना प्रायोरिटी है। और दूसरी प्रायोरिटी है नॉर एपिनेफ्रिन। दूसरा कॉज माना जाता है नॉर एपिनेफ्रिन। क्लियर बच्चे? अरे हाँ या ना? तो दैट इज द कंडीशन वी डिस्कस अबाउट द एडीएचडी। तो आप इसे क्या करोगे? इस बच्चे को, एडीएचडी वाले बच्चे को आप स्टिमुलेंट देते हैं। क्या देते हैं हम लोग? स्टिमुलेंट। पहले तो थेरेपी देते हैं, ठीक हो जाए तो अच्छी बात है। थेरेपी से ठीक नहीं होता, मोस्ट कॉमन। चलिए बच्चे, तो ये जो है स्टिमुलेंट देते हैं थेरेपी से काम न चलने के बाद। इन बच्चों का आईक्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको अटेंशन करने में प्रॉब्लम है। ये वही बच्चे हैं जिनके बारे में उनकी माँ कहती है कि ये पढ़ता नहीं है, पढ़े तो ये होशियार बहुत है। ऐसे बच्चे किसका शिकार हैं? एडीएचडी का। एक्चुअल में माँ को नहीं पता किसको एडीएचडी है। माँ तो सोचती है नटखट है, नटखट नहीं है, इसका हिसाब नहीं बैठता पढ़ने का। समझ में आ रहा है? तो दैट इज द कंडीशन ऑफ नॉन एज विच वन इज एडीएचडी। तीन प्रॉब्लम होती हैं, इलाज सामने है एडीएचडी का। आपने कहा इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन लास्ट है कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयड, मां के गर्भ से ही बच्चे को हाइपोथायरॉयडिज्म आ रहा है। आपने कहा ठीक है, इसे क्रिटिनिज्म भी कहा जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म होने का रीजन या तो आयोडीन की कमी है, या थायराइड ग्लैंड का डिसफंक्शन है, या ये प्रॉब्लम जेनेटिक ही है। कुछ भी रीजन हो सकता है, रिजल्ट ये निकल के आया है कि बच्चे को जन्म से ही थायराइड हार्मोन की कमी है। क्लियर है? अब थायराइड हार्मोन की कमी है तो वो काम भी नहीं होंगे जो कि थायराइड हार्मोन करवाता है। हाँ या ना? तो इस बच्चे में प्रॉब्लम क्या आने लग जाती है? इस बच्चे में हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इस बच्चे की बीएमआर अफेक्ट होती है। एक बात सुनना, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म वाले बच्चे को, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म वाले बच्चे को गुड बेबीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुड बेबीज। अच्छा बच्चा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बच्चा लैक ऑफ क्राई, कम रोता है, मोस्टली स्लीप, ज्यादातर सोता है। और ऐसे बच्चे सबको चाहिए जो रोए कम और सोए ज्यादा। तो पेरेंट्स की निगाह में ये बच्चा बड़ा अच्छा होता है, अच्छा नहीं होता है। ये बच्चा होता है कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या बच्चे? कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। याद रहेगा। और ये जो कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म है, दैट इज द कंडीशन वी डिस्कस अबाउट द। आपने कहा सर कोई ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट आप दे सकते हो, देख लेना प्रॉब्लम क्या है। वैसे लिवोथायरोक्सिन कॉमनली यूज होता है। ठीक है बच्चे?
पर फिर भी आप एक बार कॉज देख लेना कि इसे क्यों हुआ है। अगर आयोडीन की कमी है देन यू शुड स्टार्ट द आयोडीन सप्लीमेंट। मैंने बताया था सुबह आपको डोज भी आयोडीन का, तो आप आयोडीन भी दे सकते हो। वैसे तो लेवोथायरॉक्सिन इज गुड चॉइस फॉर द पेशेंट हु हैज द कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। याद रखना इस बच्चे को क्या कहते हैं, गुड बेबीज कहा जाता है। और कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म में किटिनिज्म होता है, और किटिनिज्म में डिले डेंटिशन होता है। इस बच्चे में दांत लेट आते हैं। क्लियर है? किस बच्चे में? किटिनिज्म। इस बच्चे में दांत लेट आते हैं। तो देखो एक बार बच्चे वापस से देख लो। किटिनिज्म कहते हैं कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म होता है बच्चों में, ये आयोडीन की कमी से भी हो सकता है। बहुत बढ़िया, मैंने सुबह बताया था बच्चे बोलिए, ठीक है बेटा। तो इन दैट कंडीशन आपने कहा लैक ऑफ क्राई एंड मोस्टली स्लीप। नेक्स्ट कंडीशन ये जो हमने पढ़ाया है इसके साथ पूरा हुआ है RBSK। ये जो मैराथन चैप्टर है, ये जो मैराथन चैप्टर पूरा हुआ है, इसको लगभग लगभग 7 से 8 घंटे पढ़ाया है हमने आपको। इन 8 घंटों में पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश की है, जितना भी इसमें पॉइंट आते हैं। अब आप पढ़ चुके हो डेवलपमेंटल डिले, लेट